कम्युनिकेशन स्किल की है। बच्चों कम्युनिकेशन क्या होता है सुनिए, आप सभी के पास नोट्स हैं, उसमें से आप नोट्स खोल लो, या आपको मैं आपको वैसे बताता जाता हूं, आपको समझ आ जाएगा, आप उसको आसानी से लिख सकते हो। सुनिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, मैं आपको हिंदी में बताता चलता हूँ, साथ साथ इंग्लिश बोलता रहूंगा, क्योंकि ये पेपर इंग्लिश का है, तो आपको इंग्लिश में ही करना है सारा पेपर। ठीक है, अब मैं आपको बात बताता हूँ कम्युनिकेशन क्या होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं संचार। संचार, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि लैटिन वर्ड है कम्युनिकेशन, जो कि कम्युनिकेट से बना है। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है बच्चों, हम अपनी आइडियाज, फीलिंग्स, थॉट्स और फीलिंग्स, हमारे जो इमोशंस हैं, हम दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये भी एक कम्युनिकेशन है। आप क्लास में बैठे हो, सीख रहे हो, वो भी एक कम्युनिकेशन है। अगर आप कोई लेटर एप्लीकेशन किसी को भेजते हो, मेल करते हो नई टेक्नोलॉजी के साथ, वो भी एक कम्युनिकेशन है। आप टीवी देख रहे हो, समाचार सुन रहे हो, जो आपका टीवी फिल्म्स देख रहे हो, वो भी एक कम्युनिकेशन है। आप इंटरनेट यूज करते हो, आप वो भी एक कम्युनिकेशन है। आप बोल के सीख रहे हो, कोई आपको पढ़ा रहा है, वो भी एक कम्युनिकेशन है। कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है, सेमिनार चल रहा है, उसमें जो वक्ता बोल रहा है, वो भी एक कम्युनिकेशन है। यानी इट मीन्स कम्युनिकेट, टू शेयर द थिंग्स विच वी हैव, इवन जस्ट लाइक थॉट्स, our idea, our gesture, our feelings, our speech, our signal, how many different kinds of our feelings are, how to communicate to, how to produce we ourselves to the another, how can we communicate the people's, how can we communicate our feelings towards the people. This is the कम्युनिकेशन। यानी संचार, संचार क्या चीज है, मेरी जो अभिव्यक्ति है, मैं दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचा सकता हूं, ये इसको संचार कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैंने बताया था आपको इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम देखिए लॉ के स्टूडेंट्स हैं, तो लॉ के स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चंस बनता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स टू द लीगल प्रोफेशनल्स। देखिए लॉ प्रोफेशनल, वी ऑल आर द स्कॉलर्स, फर्स्टली अंडरस्टैंड, हम सभी स्कॉलर हैं, हम सब सीखने वाले हैं, तो हमारे लिए कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों। हम हमारी स्किल्स, जो कम्युनिकेशन स्किल है, इसका क्या महत्व है हमारे आने वाले जीवन में। तो देखिए कम्युनिकेशन से कितनी बढ़िया बढ़िया बातें निकल के आएंगी। देखो पहली बात मैं बताता हूं, कम्युनिकेशन स्किल्स हेल्प्स द अंडरस्टैंड एंड क्रिएट द डॉक्यूमेंट्स इन द लीगल प्रोसेस। देखिए हम जाएंगे, हम कोई एडवोकेट बनेगा, कोई जज बनेगा, हम आगे प्लीडिंग करेंगे। प्लीडिंग मतलब कोई केस तैयार करेंगे, कोई हम अपना सूट तैयार करेंगे, कोई एफिडेविट लिखेंगे, कोई वकालतनामा देगा। ये सारी चीजें आपको फेस करनी है जब आगे जाओगे। तो आपको अगर अच्छा कम्युनिकेशन है, आपकी अच्छी फीलिंग्स है, आप में अच्छी नॉलेज है, आपको अंडरस्टैंड करने की नॉलेज है, आपको बात बताने की नॉलेज है, आपका रिटन कम्युनिकेशन अच्छा है, तो बच्चों ये हमारे लीगल प्रोफेशन में बहुत अच्छा रहेगा, उसकी स्किल इफेक्टिव होएगी जिसको अच्छा कम्युनिकेशन आता है। तो लीगल प्रोफेशनल के लिए ये लीगल कम्युनिकेशंस, ये कम्युनिकेशंस डेफिनेटली हेल्प्स दोज हु आर अंडर प्रैक्टिस और गोइंग टू बी द प्रैक्टिस लाइन। सेकंड थिंग मैं बताता हूं, कम्युनिकेशन स्किल्स हेल्प्स द मेंटेन द एफिशिएंट ऑफिस। Okay, in the office, just like I am concerning with the office of advocate office. Okay, if we have the juniors advocates or different junior advocates and I am the senior advocates, if my skills are good, if I am perfect in my line, तो उस बिहाफ पे आई कैन कम्युनिकेट, आई कैन गिव द नॉलेज टुवार्ड्स द न्यू कमर्स। नए बच्चों के लिए मैं एक अच्छा उनको कम्युनिकेट कर सकता हूं, जिससे कि वो उनकी नॉलेज बढ़ेगी, उनकी नॉलेज एनहेंस होएगी। उसके बाद मैं बताता हूं आपको, इट हेल्प्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अदर इंपॉर्टेंट स्किल्स। उसके बाद इट हेल्प्स द अंडरस्टैंड द लीगल वोकैबुलरी। फर्स्टली देखो मैंने आपको कराया, ये आपका लॉ का पेपर है, तो लीगल वोकैबुलरी मैंने कल भी बताया था कि हर एक सब्जेक्ट की अपनी लीगल वोकैबुलरी, अपनी अलग वोकैबुलरी होती है। अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस के वर्ड्स उनको पढ़ने पड़ेंगे, अगर वो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो आर्ट्स के पढ़ने पड़ेंगे, अगर उसकी जो कोई और सब्जेक्ट है तो उसकी सब्जेक्ट की वोकैबुलरी अलग है। हम यहाँ बात कर रहे हैं इन द कंसर्न ऑफ लीगल इंग्लिश, law professionals. So law profession and the law dictionary is quite different to the others. So we have to concentrate on the legal vocabulary, because this in our coming life, this vocabulary you have knowledge must, because you will practice or you are doing a job as an advocate or you are doing a job or APP or JL or even a judge.
then this knowledge सर एक definitely रिक्वेस्ट ज्वाइन helps you. करना। Then this knowledge definitely affect you and effectiveness of your communication. तो बच्चों ये जो नॉलेज है, आपकी स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये अच्छे होने से सोसाइटी को, आपकी नॉलेज को एनहेंसमेंट मिलती है। उसके बाद मैं गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हेल्प्स द बूस्ट ऑफ द मोरल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। सब इंडिविजुअल के लिए, सोसाइटी के लिए, जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है बच्चों, जो कम्युनिकेट कर रहा है आपसे, उसकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, अगर आपको नॉलेज अच्छी है, अगर आप अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हो, तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप उसको अच्छे से कम्युनिकेट करके आप उसको अच्छे तरीके से बता सकते हो, अपनी फीलिंग्स अपना शेयर कर सकते हो, आपकी नॉलेज को भी शेयर कर सकते हो। तो ये भी इसमें इफेक्टिव होती है एक लॉ प्रोफेशनल के लिए। उसके बाद कम्युनिकेशन हेल्प्स द एफिशिएंट एंड द फ्लुएंट वर्किंग कल्चर सिस्टम। ये एक अच्छा कल्चर सिस्टम के लिए एक अच्छा प्रयोग है, अच्छी बात है। अब देखिए, अब पैंडेमिक एरिया चला, इस पैंडेमिक में इस जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, इसने बहुत अच्छी हेल्प की है, लोगों की अवेयरनेस लेके आया है, चाहे वो टीवी के माध्यम से है, चाहे वो आपका क्या नाम है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है। दीज ऑल आर द मोड्स ऑफ द communication, so it can definitely help suit those people who want to learn something extra and some innovation, who are associating with some innovation. So these communications definitely lead the society also. फिर आगे बताया कि इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ है। ए गुड कम्युनिकेशंस कैन लीड द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड अल्टीमेट रिजल्ट टू द ग्रोथ ऑफ द एवरी इंडिविजुअल। तो हर एक पर्सन के लिए अगर गुड, अगर अच्छा, धर्मवीर जी एक वंदना दैया है, उसको ज्वाइन करो प्लीज। मेरे पास मैसेज आ रहा है। हाँ सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। एक वंदना का मैसेज आ रहा है, उसको एक्सेप्ट करो आप। संख्या 100 से ऊपर होगी ना, 100 से ऊपर ज्यादा नहीं लेती। चलो करता हूं मैं, आती है तो करो आप। ठीक है। उसके बाद देखिए, जो कम्युनिकेशन है बच्चों, ये तो आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये आपको समझने वाला है, ये पूछा जा सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन। देखिए, पहला कम्युनिकेशन है वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और थर्ड है पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। ओके, तो कहने का मतलब है कि कम्युनिकेशंस के कितने टाइप्स हैं। अब देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा होता है। वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू दोज हु स्पोकन मीडियम। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरी बातों को समझ रहे हो, ये मैं आपको बोल के पढ़ा रहा हूं, या कोई आपके बोल के आपको कोई चीज समझा रहा है, क्लास में बैठे हो, तो करो दोबारा, मैं ऐड कर दूंगा। अगर नहीं होता तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये वीडियो, मैं आपको लिंक डाल दूंगा, क्योंकि 100 से ज्यादा नीचे होगे ना। सर एक रिक्वेस्ट आई, ऐड करना। हाँ, रिक्वेस्ट अपने आप होती रहेंगी, आप अपना सुनते रहो बस। मैं रिक्वेस्ट हो रही है साथ साथ। ठीक है। ये पवन कुमार जी कह रहे हैं मैं लेफ्ट हो रहा हूं, वंदना को ऐड करो धर्मवीर जी प्लीज। ओके ओके ओके, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन यानी बोला गया, जो बोल के बताया गया है और लोग समझ रहे हैं, उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द कम्युनिकेशन दूज आर स्पोकन मीडियम। यानी जो बोला गया है, अगर बोला गया है, दूसरे वाला समझ रहा है, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन है। उसके बाद ओरल, उसके बाद वर्बल कम्युनिकेशन को 2 पार्ट में बांट दिया। पहला है रिटन कम्युनिकेशन, उसके बाद है ओरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या है? द सेंडिंग मैसेज, just I using the internet, or I am sending the mails, or if I am writing something to people, or if I am sending, or I am writing a letter to other person, or letting to any authority, these all are the modes of the written communication। यानी जो मैं लिख के दे रहा हूं, चाहे वो रिपोर्ट्स में है, चाहे आपका टेलीग्राम में है, चाहे मीमोज है, चाहे लेटर है, चाहे एप्लीकेशन है, चाहे मेल्स है, इसको हम बोलेंगे रिटन कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन जैसे, यानी मैंने मेरे स्पोकन वर्ड से है, मैं आपको बोल के समझा रहा हूं, मैं अपने आइडियाज आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, ये मेरा ओरल कम्युनिकेशन है। तो उसके बाद जो दूसरा, ये तो पार्ट हो गया रिटन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन। इसके बाद पार्ट आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, देखिए, जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं, जैसे मेरी आई कॉन्टेक्ट है, मैंने सिर हिलाया, मैंने अपना हाथ हिलाया, दीज ऑल आर द मोड्स। मेरी वॉइस, मेरा टच, मेरा आई कॉन्टेक्ट, दीज ऑल आर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
ओके, जैसे मैंने किसी ने क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका हाँ में जवाब दे दिया, सिर हिला के दे दिया, दिस इज माई गेस्चर। ओके, ये गेस्चर भी मेरा क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो ये पार्ट्स है, दो पार्ट, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तीसरा जो पार्ट है पैरालिंग्विस्ट कम्युनिकेशन। पैरालिंग्विस्ट कम्युनिकेशन बच्चों क्या होता है, इसको हम हिंदी में बोल देते हैं भाषाई संचार। भाषाई संचार यानी पैरालिंग्विस्ट इज ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन आउटसाइड ऑफ द वर्ड्स themselves, the volume, speed, intonations, voice along with gesture. Even I am giving the knowledge with the gesture. मेरा अब आपको हाथ दिखाई दे रहा है, मैं कहता हूं दो चीजें हैं या एक चीज है, कम्युनिकेशंस के तीन पार्ट है, यानी दोनों बातें अगर मिल जाती हैं तो पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन में काउंट हो जाती हैं विद द गेस्चर। इफ आई एम स्टडिंग यू, इफ आई एम गिविंग द लर्निंग प्रोसेस अबाउट योर लीगल लैंग्वेज विद माई गेस्चर और विद माई वॉल्यूम, इफ माई वॉइस इज क्लियर, देन यू आर अंडरस्टैंडिंग माई प्रॉपर नॉलेज विच आई एम सेंडिंग यू और विच आई एम गिविंग यू, then this is the भाषाई संचार, this is the पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। तो तीन ये पार्ट है बच्चों कम्युनिकेशन की। अब हम आगे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये कल मैंने बताया था बच्चों, मैं फिर आपको रिपीट कर दे रहा हूं आपके लिए नॉलेज के लिए। देखिए कम्युनिकेशन है, उसको कैसा होना चाहिए, उसको कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन को कैसा होना चाहिए जिससे कि वो इफेक्टिव हो, जिससे कि हम मैं जैसे बोल रहा हूं आपको चीजें समझ आ रही हैं, तो ये गुड कम्युनिकेशन है, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। चाहे मैं ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ा रहा हूं, चाहे मैं ऑफलाइन के माध्यम से पढ़ा रहा हूं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, आपको पॉइंट्स बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। अब देखिए पहला सिद्धांत है ब्रेविटी। ब्रेविटी मैंने क्या होता है, एक संक्षिप्तता होनी चाहिए आपके कम्युनिकेशन में, संक्षिप्तता होनी चाहिए। जैसे मैं एक आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, मेरे में कोई कंटेंट्स नहीं है, यानी बहुत सारी बातों को मैं थोड़े वर्ड्स में अगर मैं समझा रहा हूं आपको, तो ये क्या है, ये क्या चीज है आपके लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, ब्रेविटी है। ब्रीफ से बना ब्रेविटी, ब्रीफ होना चाहिए, इट मीन्स उसकी ब्रेविटी होनी चाहिए। ओके, ये पहला आपका प्रिंसिपल है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। दूसरा है क्लैरिटी। हमारे जितना भी मैं आपको कम्युनिकेशन, जितना भी मैं पार्ट आपको पढ़ा रहा हूं, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी यानी अगर मेरे कम्युनिकेशन में क्लैरिटी नहीं है तो मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होएगा। अगर मेरे कम्युनिकेशन में क्लैरिटी अगर नहीं है, मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही है, मेरी बात क्लियर नहीं है, तो आप उसको अच्छे से उसको समझने की कोशिश करिए। आप उसको क्वेश्चन पूछिए, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप उसको क्लियर, उसके मायने निकलेंगे, क्लियर होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, फेमिलियर होनी चाहिए, प्रेसिसाइज वर्ड होने चाहिए, ठीक है, अनक्लियर वर्ड्स नहीं होने चाहिए, चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो दीज आर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, सो उसके बाद तीसरी जो बात है, तीसरी जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको जो आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जो तीसरा प्रिंसिपल है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी होनी चाहिए। मैं बात आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरी बात आपको बहुत लंबी लग रही है, बोर लग रही है, तो दिस वुड बी नॉट ए गुड कम्युनिकेशन। ओके, तो फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सो माई लेक्चर और माई एनी टाइप ऑफ, किसी भी वक्ता के लिए बता दूं, उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी इज ए इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कम्युनिकेशन। इट क्लास चल रही है और इंफॉर्मेशन, बच्चे ज्यादा हो गए तो इसलिए एक्सेप्ट नहीं हो यानी जो मेरी इंफॉर्मेशन है आप तक एक्यूरेट होनी चाहिए, और उसकी जो एक्यूरेसी के साथ साथ हाँ कोशिश करते रहो, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बाद में रिकॉर्डिंग डाल देंगे समझाने के लिए। तो ये चीज तीसरा प्रिंसिपल है। तीसरा प्रिंसिपल है। चौथा, यानी मेरे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक्यूरेसी में स्पेलिंग एरर्स नहीं होनी चाहिए, पंक्चुएशन होनी चाहिए, ग्रामेटिकल जो वर्ड है वो एक्चुअली होना चाहिए। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, एक सिद्धांत के रूप में है, ठीक है। उसके बाद सिंपलिसिटी। जितना मेरा लेक्चर, यानी मैं अपने लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, जितना भी कोई भी आपका, चाहे कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है, चाहे वो अपना पेपर पब्लिश कर रहा है, चाहे वो किसी प्रकार का आप क्लास में बैठे हो, चाहे आप कहीं भी हो, तो उस चीज के लिए आपको उस चीज को समझ आना चाहिए, उसका तरीका, समझाने का तरीका बिल्कुल आसान होना चाहिए, जिससे कि आपको समझ आ सके। ये भी प्रिंसिपल है। चौथा, पांचवा प्रिंसिपल है बच्चों एप्रोप्रिएटनेस। एप्रोप्रिएटनेस होना चाहिए। एप्रोप्रिएट मीन्स
communication नहीं, should be पहले जो considered recording the करेंगे level डाल of the देना, people. आज वाली वो डाल देना। Okay, principle and objectiveness of the नहीं, organization English create the की दो, network हाँ। to the chain. Message should be appropriate. Many types of the communications which I am studying you that, but your communication, effective communication definitely helps to those people who are understand the things. So my lecture or my and in my concern, the lecture should be appropriate, not irrelevant. Appropriate. ओके अप्रोप्रिएट यानी कंसीडर द लेवल ऑफ द पीपल। अब सारे बच्चे आप बैठे हो, आप कोई हिंदी मीडियम के है, कोई पंजाब से है, कोई राजस्थान से है, कोई हरियाणा से है, कोई दिल्ली से है। अब मैं आपको एक ही लैंग्वेज में पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, मैं आपको सिर्फ पंजाबी में ही पढ़ाऊं तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। मैं अगर इंग्लिश में पढ़ाऊं तो भी आपको कई सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। इट मीन्स आप जैसे आप जो लेवल है, जो बच्चों आप भाषा, जिस भाषा को आप समझ सकते हो, मैं उस भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये आपका 5वां प्रिंसिपल है, एप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट है बच्चों फीडबैक। फीडबैक इज ए इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स इन द करंट सिनेरियो। Just you are using mobile and you are taking different types of the service through different companies. Even you are talking with any subscriber, then definitely subscribers or Airtel or Vodafone, Jio, these companies are definitely asked the feedback from you. Please give the answer yes or no, and please touch the button 1, 2 or 3 or 4 for the good feedback from you. यानी कोई भी आपका कम्युनिकेशन है, मैं अब आपको मैंने पहले बताया कि मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद में आपसे कोई आपके मन में कोई भी क्वेरीज है तो मैं पूछूंगा। ये एक फीडबैक है, ये भी एक प्रिंसिपल है। किसका प्रिंसिपल है? आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। लास्ट में अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव होना चाहिए। अगर ये बात नहीं है तो उसका दूसरा तरीका क्या होना चाहिए? मैंने एक एग्जांपल बताया, आपको समझ में नहीं आया तो अब मेरा एक दूसरा तरीका भी मेरे पास होना चाहिए जिससे कि आपको समझ आ सके। ये भी आपका गुड कम्युनिकेशन है। उसमें लास्ट जो प्रिंसिपल है वो है कंट्रोल, यानी द सेंडर शुड बी केयरफुल अबाउट द सिलेक्टिंग प्रॉपर वर्ड्स एंड द फॉर्मिंग सेंटेंसेस, वर्ड्स, स्ट्रक्चर सेंटेंसेस और द की मेकिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नॉट टू बी हर्डल, कोई हर्डल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो मैं आपको इंफॉर्मेशन भेज रहा हूं, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन है चाहे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको तरीके से बताया, ये एक वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। और वर्बल कम्युनिकेशन अगर मैं पढ़ा रहा हूं, इफ आई एम गिविंग सेंडिंग द नोट्स शुड बी proper or appropriate about your examinations strategy, about your examination point of view. तो these are the principle, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, जो क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली कल मैं जहां तक समझता हूं आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100% मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन जो आपको करवाने जा रहा हूं वो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। वो क्वेश्चन है एडिक्वेट्स एंड द मैनर्स ऑफ द लॉ प्रोफेशनल, यानी वकील के क्या क्या गुण होने चाहिए। मैं एक सिंपल भाषा में आपको बता दूं, सिंपल है भी मैनर्स। एक वकील, यहां लॉ प्रोफेशनल वर्ड बताया है, एक वकील के, एक जो लॉ के जो एस्पेक्ट से काम कर रहा है, कोर्ट में काम कर रहा है, जो लीगल प्रोफेशनल है, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए। इवन जस्ट लाइक व्हाट आर द एटिकेट्स और द मैनर्स ऑफ द लीगल प्रोफेशनल। तो पहला अगर मैं आपको सामान्य भाषा में बता दूं तो आपको तुरंत समझ आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो एक वकील को अपनी प्रॉपर ड्रेस कोड में होना चाहिए। ठीक है, वो जब जाएगा कोर्ट में तो उसके ड्रेस पहनी होनी चाहिए, जो ड्रेस एडवोकेट एक्ट 1961 में बताई गई है। बच्चों, ये जो पेपर आपका लीगल एथिक्स का है वो शायद 3rd ईयर में लगेगा। आपके जो आपका पेपर है उसमें ये सारी चीजें बताई होंगी कि एक एडवोकेट के क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो उस क्वालिटीज की बात यहाँ आपके 1st ईयर में बताई गई है, तो आपको उसको प्रॉपर ड्रेस कोड में होना चाहिए। ऐसे को क्लाइंट नहीं बनाना चाहिए जो कि इलीगल गतिविधियों में शामिल है। ठीक है, ये धर्मवीर जी, कई बच्चे वेट कर रहे हैं, आप उनको ऐड करिए प्लीज। हाँ ठीक है, यानी सीट ही अपने पास 100 है, तो जैसे कोई लीव करेगा तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो पाएगी। वो वंदना ऐड हुई है? हाँ, हो नहीं, गई टाइम से ओके। एडवोकेट एक्ट बच्चों 1961 का है। एडवोकेट एक्ट आपको पढ़ाया जाएगा 3rd ईयर में। ठीक है,
हाँ ठीक है। वो ना क्या है कि एडवोकेट एक्ट में ना सारी चीजें बताई गई हैं। भी एक प्रॉपर वकील की ड्रेस क्या होनी चाहिए, एक वकील का कैसा व्यवहार होना चाहिए कोई क्लाइंट के प्रति, उसकी क्या दायित्व होते हैं कोर्ट के प्रति, ये सारी चीजें हैं। कंटेम्प्ट क्या होती है, कंटेम्प्ट यानी अवमानना, कोर्ट की अवमानना किस किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीजें एडवोकेट एक्ट बताता है। वो बाद की बात है, लेकिन यहाँ वो टॉपिक्स आपके साथ जुड़ा हुआ था तो मैंने आपका उसकी चर्चा करी है। यानी जो इसके पॉइंट्स हैं, उसको पोशाक में रहना चाहिए, यो जो पोशाक है सार्वजनिक स्थान पर नहीं पहननी चाहिए, ठीक है, उसको जज के सामने अच्छे से पेश आना है, उसको इलीगल जो क्लाइंट्स हैं उसको नहीं पकड़ना है, जो क्लाइंट्स के प्रति उसको अपनी पूरी जिम्मेदारी से काम करना है, ठीक है, अनफेयर एक्टिविटीज में शामिल नहीं होना है, ठीक है। ऐसे जो भी कम्युनिकेशन आपके साथ कोई भी कम्युनिकेशन एक क्लाइंट का होता है तो वो दूसरों को नहीं बताना है। तो दीज आर द एटिकेट्स टू द मैनर्स ऑफ द लीगल प्रोफेशनल। स्टेप बाय स्टेप आई विल क्लियर ऑल द थिंग्स। फर्स्ट वन इज एक्ट इज डिग्निफाइड मैनर, यानी एक एडवोकेट का जो एक्ट है, एडवोकेट एक्ट में एक एडवोकेट को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बताया गया है। जज और एडवोकेट बोथ आर द respectable job, dignified job, and both are the officer of the court. Okay, Advocate Act says both are the officer of the court. If you are inside of the court, your job is always dignified, and you have to produce yourself as a dignified manner. Your presentation, his case in acting before the court definitely dignified, यानी प्रतिष्ठा पूर्वक आपने कोर्ट में अपने आप को पेश करना है, ये पहला है। दूसरा है रिस्पेक्ट ऑफ द कोर्ट। यू नेवर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, यू ऑलवेज रिस्पेक्ट ऑफ द कोर्ट। दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट मैनर्स ऑफ एन एडवोकेट। ऑलवेज रिस्पेक्ट टू द कोर्ट। थर्ड वन, रिफ्यूज टू एक्ट एन इलीगल मैनर टुवर्ड्स द अपोजिशन, यानी एडवोकेट शुड रिफ्यूज द एक्ट, ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो इलीगल गतिविधियों में शामिल हो। आगे है रिफ्यूज रिप्रेजेंट्स क्लाइंट्स हु इंसिस्ट टू अनफेयर मीन्स। अगर आपको कोई कहता है कि मेरा पैसे लेकर काम करवा दो, तो ये आपके प्रोफेशन के खिलाफ हो जाएगा, ये आपका एडिकेट्स नहीं है, ये आपका गुड मैनर्स नहीं है, ये आपके गुड एथिक्स नहीं है, ठीक है। आगे है अपीयर इन प्रॉपर ड्रेस कोड। यू ऑलवेज वियर प्रॉपर ड्रेस कोड डिस्क्राइबिंग अकॉर्डिंग टू द एडवोकेट एक्ट 1961। आपको वही पोशाक पहननी है। एक मिनट बच्चों, आपको वही पोशाक पहननी है जो कि आपको बताई गई है, यानी जो प्रेस्क्राइब्ड है। यानी ब्लैक गाउन अगर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो आपका क्या नाम है, आपको गाउन पहनना पड़ेगा। ये नहीं है कि गाउन पहन के आप शादी में चले जाओ, तो ये खिलाफ हो जाएगा आपके एथिक्स के। तो आपको प्रॉपर ड्रेस कोड पहननी चाहिए। उसके बाद रिफ्यूज टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ रिलेशन, अपने यानी उस आपको रिफ्यूज करना चाहिए। अगर जज आपका कोई रिश्तेदार है तो आपको उस कोर्ट में केस में नहीं अपीयर होना है, ठीक है। उसके बाद यानी आपने यूज सिंपल मैनर से गुड लिसनर की तरह पेश आना है। तो ये आपकी ड्यूटीज है, एक लीगल प्रोफेशनल की ड्यूटी है, ये आपका आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट है बैरियर इन गुड कम्युनिकेशन। एक जो गुड कम्युनिकेशन करने जा रहे हो आप, ठीक है, कम्युनिकेशन। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, वुड आई आस्क वन क्वेश्चन? यस यस डेफिनेटली। सर बताएं कहाँ से पढ़ा रहे हैं, टॉपिक बता दीजिए प्लीज। बच्चों, दिस इज योर 4th यूनिट ऑफ योर एग्जामिनेशन सिलेबस, दैट इज द रिलेटेड टू द कम्युनिकेशंस एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। जी सर। बाबेल में 128 नंबर पेज पे। अगर इफ यू आर स्टडिंग द सीरीज, different series, I'm not sure about the series which you have. If you are studying with the Babel series, then there is also a define this communication skills chapter. I have. Okay. Yes, तो दिस इज वेरी क्लियर। वहां पे भी सिंपल ही है, जो चीजें मैं बता रहा हूँ वहां भी दी होंगी, मैं आशा करता हूँ, हालांकि बाबेल सीरीज मेरे पास नहीं है। ओके, तो उसके बाद आता है बच्चों what type of hurdles and what type of barriers towards the good communication, यानी ऐसे कौन से बैरियर हैं जो कि प्रभावित कर सकते हैं एक कम्युनिकेशंस को। तो पहला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर, द रिजल्ट्स ऑफ आवर सराउंडिंग। इफ द रिजल्ट्स ऑफ आवर सराउंडिंग इज नॉट गुड, देयर इज ए नॉइस, देयर इज if there is a you can say the good, not a good techniques or good equipment,
if you are not understand my proper words, if the network is not proper in your areas, then this would be a barrier, definitely, of course. If the distance locations are there, if I'm giving the lecture towards you, if you are in the class and you are sitting with the last bench, I am communicate with the blackboard or the green board. If my voice is not clear and not approachable towards you, then it can be a barrier for your good communications. Okay. यानी कोई भी एक बैरियर, यानी कि आपके सराउंडिंग जो चीजें हैं वो आपको प्रभावित कर रही हैं, अगर यानी जैसे आपको डिस्टेंस लोकेशन है, ऑफिस डोर है, डोर क्लिक करते हैं बार बार खुलता है, आपको समझ में नहीं आ रही, ठीक है ना, लार्ज ऑफिस स्पेसेस है, कोई जो इको बहुत होती है, कई ऐसे क्या नाम है, कई ऐसी जगह पर लेक्चर होता है, जैसे कल मैं अगर पढ़ा रहा था तो बहुत इको आ रहा था, ठीक है ना, कमरा बड़ा होता है, इको आती है, तो वो भी एक बैरियर है, आपको समझने में दिक्कत है, तो ये भी एक बैरियर चल रही है ज्वाइन कर लो अगर हो जाए तो, क्योंकि सीट 100 सीट है, उसमें सारे बच्चे प्रॉब्लम्स अकर्स व्हेन द सिस्टम स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस देखो अगर हो जाए तो कर लो, और नहीं होती है तो रिकॉर्ड कर लें, पूरी पीडीएफ डालेंगे, बाद में देख लेंगे। दिस टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बैरियर इज दिस, that there if there is नहीं ये पीडीएफ रिकॉर्ड हो रही है तो डाल देंगे, तुरंत ही खत्म होते ग्रुप में डाल देंगे, their own कोशिश करो अगर हो जाएगा तो। The person who are the communicator or who are the agent of that company is not properly working to according to that company's management, then it would be a barrier for the company's matter. ओके कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री के मालिक ने कोई आदेश दिया है, उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं हो रहा है, या चीज समझने में दिक्कत है, या डबल मीनिंग बात है, या उसको समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इट कैन बी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बैरियर। थर्ड वन इज द लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज कैन क्रिएट द मैनी octaves in communications. Bhavika Vyas, definitely I will send you this topic with the PDF. Don't worry. After lecture, if you want to me these type of PDF, then give me your name and your class. I will send you, no problem. Okay. Third one is the language barrier. Language barrier is a definitely important barrier for you, because difficult words, grammatical mistakes, subject specific terminology, unfamiliar meanings, ambiguous double meanings, it can be a problem. If language barrier, if I am not able to clear the words, if you are not understanding me properly, if I am talking about you in English, the students of Hindi medium are not understanding me properly or well, then I have to clear the words with the Hindi or Punjabi as well. It can be not be a problem for me, because I am fluent in fourth language only. Okay, I am living in Ganganagar. I can speak English or I can speak Punjabi well, because being a Punjabi, मैं पंजाबी भी बोल लेना. Okay, I had job in Haryana also, so little bit Haryanvi I also speak, and even my mother language is living in Rajasthan, so I can communicate in Rajasthani, Marwadi too also. So this is the command of the language. If my command is fourth language in any topic I want to share, or I want to tell you in any subject, if you want to understand in Punjabi, definitely I would say to Punjabi words, no problems at all in my point of view. So language barrier, यानी कोई भी मेरी बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई भी मीनिंग मैं बता रहा हूँ, मेरा जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं कुछ आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो ये भी एक बैरियर है। बैरियर में ना कुछ स्टॉपेज है, हर्डल है, आपको समझने में दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट है कल्चरल बैरियर। Cultural barriers, it refers to having knowledge of different culture in order to communicate effectively with cross cultural people. If just like I am giving the example, I am giving the example like cultural barrier. If I go to the tribal area, क्लास चल रही है और बच्चे सीट कम है, बच्चे ज्यादा हो गए, तो इसलिए ये रिकॉर्डिंग पे लगा रखा है, जैसे ही खत्म होगी रिकॉर्ड डाल देंगे। अलग है जिसको मैं समझ में नहीं पा रहा, या वो लोग मेरे को समझ में नहीं पा रहे, अपने ग्रुप में जुड़े हो ना आप, कल्चरल बैरियर, ठीक है। नेक्स्ट है इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर इज आप एक जस्ट लाइक एंगर, फियर, रूड, बच्चे 100 से ज्यादा हो गए ना, सीट ही 100 होती है इसमें।
ठीक है, इंटेंशनली, जेलेसी, गूगल मीट, हाँ आप प्रयास करो, अगर हो जाएगा तो मैं कर लूंगा ना। इट कैन बी ए इमोशनल बैरियर। आप एक को मैं रिलीव करता हूँ, आप किसी को करो पढ़ाया ना, ठीक है, अगर उसको समझ में नहीं आ रहा, वो अगर उसको फीलिंग्स उसकी समझ में नहीं आ रही, अच्छा हाँ, एक बार आया तो मैंने कराता था, मैं देखता हूँ, उसको आप बात प्रयास बताई, करो ना, उसको समझ में नहीं आई, उसके एक्ट पे उसने कोई काम किया जो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल नहीं था, तो इट कैन बी ए इमोशनल बैरियर। नेक्स्ट है एटीट्यूड बैरियर। द पर्सनल एटीट्यूड्स ऑफ एम्प्लॉइज कैन इफेक्ट द कम्युनिकेशंस within the organizations. Okay, so motivate the worker always to avoidness of our attitude barrier. So attitude, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं या जिस कंपनी में हम जॉब कर रहे हैं, तो our attitude, positive attitude can matter, but the negative attitude can affect the communications. Next है perceptions barrier. Perceptions barriers में मतलब each one of places have words different and this causes problems in communicating. यानी जो perceptions है, हम किसी भी चीज को perceptions मान लेते हैं, भाई ये बंदा सही नहीं है, ठीक है, तो बंदा सही है लेकिन हम मान लेते हैं कि बंदा सही नहीं है, तो वो भी एक प्रकार का बैरियर है हमारे समझने में और समझाने में, ठीक है। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल जो बैरियर है, अगर टेक्नोलॉजी सही नहीं है, एनी वन ऑफ टीच फ्रेंडली स्ट्रगलिंग विद कम्युनिटी, यानी गुड टेक्निक से अगर मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये टेक्नोलॉजी, अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, हर्डल है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपका ब्लूटूथ खराब है, आपका मोबाइल खराब है, नेटवर्क नहीं आ रहा, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आप नहीं जुड़े हो, तो इट कैन बी ए बैरियर फॉर योर कम्युनिकेशंस। ओके, तो ये चीज है। नेक्स्ट है 10th, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जेंडर बैरियर्स। जेंडर बैरियर्स मींस मैन एंड वुमेन कम्युनिकेट्स डिफरेंटली। डेफिनेटली मैन talk in the linear and logical and complimentary manners, but the women's use both. Women's always thinks about both emotional barrier, emotional and the logical both. So the person who are man who thinks about only logically. तो दोनों, ये भी एक, अगर हम देखेंगे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से, तो जेंडर बैरियर भी यहाँ पर एक प्रिंसिपल है, एक बैरियर है, ठीक है। तो ये भी एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस के रूप में भी आ सकते हैं, वो आगे है, हाउ टू फेस द इंटरव्यू। हम एक इंटरव्यू को कैसे फेस कर रहे हैं, हम एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मैं एक लेक्चरर का इंटरव्यू देने जा रहा हूं, तो मेरे को क्या चीजें ध्यान में रखनी जरूरी है। तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि किसी भी इंटरव्यू पे जाते हो तो आपको लेट नहीं होना है, ठीक है ना, नेवर शुड बी लेट फॉर द इंटरव्यू, बीइंग पंक्चुअल, उसको पंक्चुअल होना चाहिए इंटरव्यू के लिए, ठीक है। नो द कंपनी दैट यू आर गोइंग टू एन इंटरव्यू, आपको उस कंपनी का नाम पता होना चाहिए जिस चीज के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, उसके बारे में आपको MOA वगैरह आपको उसको पढ़ लेना चाहिए, किस टाइप की कंपनी है, या कहीं भी किसी भी एस्पेक्ट को लेकर आप इंटरव्यू देना चाहते हो, ठीक है। तो उसमें प्रिपेयर द रिज्यूम, आपका रिज्यूम जो है, आपका सीवीज है, वो पूरा क्लियर होना चाहिए, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उसकी ऑपरेशंस जो है वो सही होनी चाहिए, उसका एफिडेविट है वो सही होनी चाहिए, अपने बारे में आपको सही बताना है। तो ये एक सीवीज कैसे तैयार करना है, वो आपको सारी चीजें, सीवीज आपका पहले पहुंच चुका होता है, आपको कैसे, हाउ टू प्रोड्यूस योर सेल्फ टुवार्ड्स द इंटरव्यूअर। तो ये एक क्वेश्चन छोटा आ सकता है। उसके बाद है बच्चों प्रेजेंटेशन स्किल्स। प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होती है, देखिए, देयर आर द इंपॉर्टेंट टेक्निक्स, डिफरेंट टेक्निक्स, जो प्रेजेंटेशन, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ टुवार्ड्स द पीपल, these are the presentation skills with your good body language. Okay, what are the presentation skills? There are the techniques. ठीक है, अब क्या क्या टेक्निक्स हैं, देखो, सबसे पहले अगर आप कोई पेपर प्रेजेंट करने जा रहे हो, किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, तो आपको पेपर प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको फोकस द ऑडियंस, कितनी ऑडियंस बैठी है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। लेवल ऑफ द ऑडियंस, जो लेवल है ऑडियंस का, इंटेलेक्चुअल बैठे हैं तो आप इंटेलेक्चुअल लेवल का आपका पेपर होना चाहिए, स्टूडेंट बैठे हैं तो स्टूडेंट्स लेवल का आपका पेपर होना चाहिए। कीप द प्रेजेंटेशन स्लाइड सिंपल, इफ यू आर गिविंग द लेक्चर विद द स्लाइड्स, देन योर स्लाइड्स डेफिनेटली बी कंप्लीटेड। नेक्स्ट है बी पैशनेट, आपको अपने टॉपिक के प्रति पैशनेट होना चाहिए, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, जो चीज आपको बताने जा रहे हो आपको, ठीक है। तो ये भी आपका एक पार्ट है, इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है। प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। आपकी लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए, स्माइल एंड आई कॉन्टेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर ड्रेस जो आपको बताई गई है, उस प्रॉपर ड्रेस में आप होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद कीप द प्रेजेंटेशन शॉर्ट एंड स्वीट, आपकी प्रेजेंटेशन है वो शॉर्ट होनी चाहिए और स्वीट होनी चाहिए। तो ये आपका छोटा छोटा टॉपिक है, जैसे आपको मैंने बताया, आपको जैसे हाउ टू फेस द इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन स्किल्स है। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन,
how is a group discussion conducted? You all are the mature peoples which are learning. Okay, how to group discussion क्या होता है? हम एक बैठ के किसी भी टॉपिक को लेकर ग्रुप डिस्कशन 8, 10, 15 बच्चे एक वर्कशॉप के रूप में करते हैं, यहाँ बैठ के कोई बातचीत करते हैं, उसके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं, उसको लिख के हमारे क्वेश्चंस क्या हैं, कोई आंसर दे रहा है, उसको लिखा जा रहा है, वो एक मीनिंग्स में आ रहा है। तो ये सारी चीजें ग्रुप डिस्कशंस में होनी चाहिए। यानी ग्रुप डिस्कशन कलेक्ट द इंडिविजुअल्स हु आर द रेगुलर कॉन्टेक्ट्स इन फ्रीक्वेंटली इंटेंशंस who works together and achieve the common see of the goal। यानी जिस टॉपिक को लेके हम चले उस टॉपिक में क्या इनोवेटिव निकलता है वो एक ग्रुप डिस्कशन का पार्ट है। तो ये आपकी चौथी यूनिट कंप्लीट होती है। इसमें कोई समस्या है तो बताओ। आपको सभी को पहले तो ये बताओ समझ में आया है नहीं मेरा पढ़ाया हुआ? बिल्कुल आया सर, बिल्कुल आया जी सर, आया थैंक यू सर। If you give me the answer, then it would be a definitely pleasure for me if you are the understanding my views and my feelings about this। हेलो इट इज माय प्लेजर। सर, ये जो बैरियर था ना उसके अंदर 8 नंबर का बैरियर समझ नहीं आया। साइकोलॉजिकल बैरियर। कौन सा? साइकोलॉजिकल बैरियर। मैंने साइकोलॉजिकल बोला ही नहीं बेटा, फिजियोलॉजिकल है बेटा ये तो। हाँ सर, ये वाला। ये बेटा देखो, अगर किसी का पुअर आई साइट है, ठीक है ना, कोई दिखने में उसको परेशानी हो रही है तो ये भी एक बैरियर है बच्चों। हियरिंग प्रॉब्लम है, उसको सुनाई कम देता है तो ये भी एक प्रकार का फिजिकली यानी फिजिकली बैरियर से ही। सर तो ये फिजिकल बैरियर में क्या प्रॉब्लम हुई? तो सर एक तो फिजिकल बैरियर आ गया है कि पैथोलॉजिकल बैरियर आ गया, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? दिस द फर्स्ट वन फिजिकल बैरियर द रिजल्ट्स ऑफ द सराउंडिंग है। What kind of the results are there? आप बहुत डिस्टेंस पे बैठे हो तो आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो ये एक बैरियर है या नहीं है? ओके बच्चों, आगे चलूं? यस सर। हाँ, नेक्स्ट है बच्चों 5वीं यूनिट है, इसमें से चौथी यूनिट में से क्वेश्चन आएगा। मित्र सेन जी वेलकम। ओके, हाँ नेक्स्ट है बच्चों। हाँ जी सर, आवाज आपकी। ऐसे बच्चे एडेड। हेलो सर इसमें ऐसे बच्चे ऐड है। हेलो हाँ जी बोलिए। सर आवाज आ रही है? आ रही है। सर इसमें अगर ऐसे बच्चे ऐड है जिनके लिए क्लास अभी यूजफुल नहीं है, थोड़ा सा जैसे जो भी फर्स्ट ईयर में आए हैं, अगर वो रिमूव हो सकते हैं, कोई ऐसे बच्चे जिनको भी ज्वाइन करने तो उनको करवा लीजिए। सर हमारे यहाँ फ्रेंड्स रहते हैं सर, वो भी उनके एग्जाम है कल। हाँ, इसके लिए आपका ये सॉल्यूशन है कि हाँ सुनो, इसके लिए ये सॉल्यूशन है, जो ऐड नहीं हो पा रहे तो ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, तुरंत क्लास ऑफ होते ही ये ग्रुप के अंदर डाल दी जाएगी। जो इसे डिनाई रह गया, वंचित रह गया, उसको ये मिल जाएगी, वो सुन लेना। थैंक यू सर, थैंक यू ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके। हाँ नेक्स्ट चलो बच्चों 5। हाँ जी थैंक यू सर। सर आपसे एक रिक्वेस्ट हो रही है, जो न्यू स्टूडेंट्स है सर, आपने कोई आपका एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें आपने सारा ये मटेरियल है ना सेंड किया है, तो आप एक बार हम पवन सर को भी कर देंगे क्या? तो वो हम लोगों को बता दें, पीडीएफ शेयर कर दे सर, तो थोड़ा सा पढ़ने में इजी हो जाएगा। पवन सर फ्रॉम बादरा ना? यस सर, डेफिनेटली आई विल सेंड यू। सर या तो डायरेक्टली हम जी। आप मेरी बात सुनो। मेरे नंबर पे जिस बच्चे ने लेना हो, मेरे नंबर पे आप सेंड कर देना अपना नाम और क्लास लिख के, मैं भेज दूंगा, या मैं पवन सर को भेज दूंगा। डोंट सर नंबर बोल दो अपना एक बार। ओके सर, और नंबर सर, मोबाइल नंबर बोल दो सर। मैं पवन सर को भेज दूंगा, धर्मवीर सर को भेज दूंगा। हाँ, ग्रुप में मिल जाएगी आप ग्रुप में मिल जाएगा। जो पवन सर के माध्यम से जुड़े हुए हैं बच्चे, मैं नंबर बोल दो सर। दूंगा। जो धर्मवीर सर के माध्यम से जुड़े उनको मैं उनको भेज दूंगा, वहां से ले लेना मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, मैं आपको 5वीं यूनिट करा रहा हूं, बीच में बोलना मत, आपको समझ आएगा, और लास्ट में इसकी चर्चा करेंगे। 5वीं जो यूनिट है वो बच्चों एकेडमिक लीगल राइटिंग से। एकेडमिक लीगल राइटिंग यानी लीगल राइटिंग का पार्ट है आपको भी। ये जो हम वी आर स्टडिंग द कोडिफाइड लॉ। ओके, हमारे इंडिया में कोडिफाइड लॉ नहीं था। सबसे पहले मैं तो ये बात बताना चाहूंगा, ये जो टॉपिक है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी से,
रिसर्च मेथोडोलॉजी से। अगर आप आगे लॉ करने के बाद आप LLM करोगे या PhD करोगे तो उसमें ये बड़ा टॉपिक है। और जो आप क्या नाम है, आप अगर प्रैक्टिस में जाओगे, एडवोकेट बनोगे, जज बनोगे, तो उसमें ये वाला जो मैं पार्ट आपको 5वीं यूनिट करवाने जा रहा हूं, ये आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होएगी। तो सबसे पहले जो हमारे इन्होंने बताया भी, जो पहला टॉपिक आपका है सोर्सेज ऑफ लीगल मटेरियल। जो लॉ हमारे पास आया है, जो लॉ हमारे हम पढ़ रहे हैं, उसके सोर्सेज क्या हैं, उसके स्रोत कौन से हैं, जिससे कि हम आज जितने भी एक्ट्स पढ़ रहे हैं, चाहे वो माइनर एक्ट हैं, चाहे वो मेजर एक्ट हैं, जितने भी कानून हम पढ़ रहे हैं, उस कानून हमारे पास आए कहां से, उसके सोर्सेज क्या हैं। तो ये पहला जो टॉपिक आपका है सोर्सेज ऑफ लीगल मटेरियल, यानी जो भी लॉ का मटेरियल है जो हम पढ़ रहे हैं उसके सोर्सेज क्या हैं। तो सबसे पहले इसको 2 भागों में बांटा गया, फॉर्मल सोर्सेज और इनफॉर्मल सोर्सेज। फॉर्मल सोर्सेज में आगे फिर 2-3 उसके 3 भागों में उसको 3 उसके काइंड्स में बांट दिया फॉर्मल सोर्सेज को। पहला है विल ऑफ द स्टेट और सेकंड है विल ऑफ द पीपल, ठीक है, और थर्ड है जुडिशियल डिसीजन ऑफ द कोर्ट। तो सोर्सेज के बारे में आपको बता दूं, सोर्सेज आर द लॉ एंड ओरिजिन ऑफ द रूल्स ह्यूमन कंडक्ट द केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द डिफरेंट वे। देयर आर वेरियस charges and the counter charges regarding the sources of law. So there are 2 types of the sources of law, formal sources or informal sources. Firstly, formal sources are divided into 3 parts. First है will of the state। देखिए राज्य क्या चाहता है, ठीक है, sometimes the benefit of the peoples the state makes the law। अब देखिए सिंपल सी बात है। अब देखिए एक हमारा एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21, that is described in the fundamental rights part 3 of Indian Constitution। okay, so हम सिंपल सी बात में आपको अगर फॉर्मल सोर्सेज की बात करेंगे तो विल ऑफ स्टेट की मैं बात करूं तो विल ऑफ द स्टेट ये है कि कई बार राज्य को लगता है कि जनता के लिए कानून बनाया जाना आवश्यक है, तो वो एक हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी लेजिस्लेचर है, वो विल ऑफ द स्टेट एक राज्य की रक्षा करने के लिए कानून बनाती है। जैसे बहुत सारे अधिकार राज्य ने अपने सिटीजन्स को दिए हैं, पर्सन्स को दिए हैं, पर्सन्स को भी दिए हैं, सिटीजन्स को भी दिए हैं। जैसे यानी एक देश में हम रहते हैं, हम कहते हैं भी हमारा आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी शैल नॉट डिप्राइव्ड वेल एस्टेब्लिश प्रोसीजर ऑफ द लॉ। ये हमारी पहली लाइन बताई गई थी, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, जिसको विधि की स्थापित प्रक्रिया के बगैर नहीं छीना जा सकता है। शैल नॉट डिप्राइव्ड एस्टेब्लिश प्रोसीजर ऑफ द लॉ, ये बात कही गई थी। अब देखिए आर्टिकल 21 जब अस्तित्व में आया फंडामेंटल राइट्स में, उसके बाद बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो कि उस डिग्निटी में जोड़ दिए गए। जीने का अधिकार है, आदमी जी सकता है, मर नहीं सकता, ये सिंपल सी बात थी। पहले बहुत दशकों तक ये चला कि आदमी को जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। तो अब एक लाइन और जोड़ी हमारी पार्लियामेंट ने, द राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, यानी मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार तो दिया, लेकिन स्टेट के हितों को ध्यान में रखते हुए, स्टेट की विल यानी इच्छा को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे ऐसे अधिकार उसमें शामिल कर दिए आर्टिकल 21 में। जैसे राइट टू लीगल फ्री लीगल एड है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट है, राइट टू हॉस्पिटल, बहुत सा एक आर्टिकल 21 का बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर हुआ, बहुत बड़ा विस्तार हुआ। वो विस्तार कुछ अधिकार तो विल ऑफ द पीपल थे और कुछ अधिकार हमें दिए गए विल ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। तो 2 प्रकार से हमारे पास लीगल मटेरियल आए। जैसे अंग्रेजों ने कानून बनाए, आईपीसी बनाया 1860 में, ठीक है ना, बहुत सारे मेजर एक्ट हमारे लिए ब्रिटिशर्स ने बनाए, वो दे मेड लॉ फॉर अस विद द कोडिफाइड लॉ व्हेन द फर्स्ट लॉ कमीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1860। सो आप अगर लीगल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें बताया है कि पहला लॉ कमीशन कब आया, तो उसने हमारे यहाँ पर को लॉर्ड मैकाले ने हमारी आईपीसी बनाई, तो मेजर एक्ट बनाए विद द बेनिफिट और विद द विल ऑफ द स्टेट बनाए। अब मैं बात करता हूं विल ऑफ द पीपल। विल ऑफ द पीपल यानी लोगों की क्या इच्छा है। तो जो आपने हमारे आर्टिकल 21 में जितने भी अधिकार दिए
हमें अधिकार दिया आर्टिकल 21 में, तो विल ऑफ द पीपल्स दिए। जैसे हमारे एनवायरमेंट पोल्यूशन हो रहा था, जैसे हमारे देश में कई जगह पर एनवायरमेंट, जैसे दिल्ली में ऐसी फैक्ट्रीज थी जिससे एनवायरमेंट पोल्यूट हो रहा था, तो लोगों की सेहत पर उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा था। तो विल ऑफ द पीपल, एमसी मेहता एक केस लेके आया, एक रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लेके आया, तो उस सुप्रीम कोर्ट के रिट पिटीशन लाने पे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल एक्टिविज्म के द्वारा, हमारे जुडिशियल एक्टिविज्म के द्वारा बहुत सारे ऐसे केस लो आए जिसके बिहाफ पे विल ऑफ द पीपल हमारे उस राइट टू डिग्निटी में शामिल किया गया। देश की औरतों के साथ घरेलू स्तर पर, देश की औरतों के साथ घरेलू स्तर पर और मारपीट होने लगी थी, तो हमारे एक उनकी रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया। तो दीज एक्ट्स आर रेफर्स टू द विल ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ये भी एक क्या है बच्चों, ये भी एक विल ऑफ द पीपल है, ये भी एक एकेडमिक हमारा फॉर्मल सोर्सेज है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों जुडिशियल डिसीजन ऑफ द कोर्ट। जुडिशियल डिसीजन ऑफ द कोर्ट्स, यू कैन से द प्रीसीडेंस। प्रीसीडेंस का मतलब होता है जो भी कोर्ट ने केस जो डिसाइड कर चुके हैं अपेक्स कोर्ट के द्वारा, वो छोटी कोर्ट्स के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं, जो कि जिसको कि निर्णय देने में उसको जजेस को आसानी रहती है, या जो एडवोकेट है अपनी प्ली लेके आता है विद द केस लो, भी इस हाई कोर्ट ने इस केस के संबंध में ये डिसीजन दिया है। तो दीज आर द जुडिशियल डिसीजन ऑफ द कोर्ट, यू कैन से द प्रीसीडेंस। ओके, तो दीज आर द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लीगल मटेरियल। आगे चलते हैं, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ द लीगल मटेरियल क्या है, उसके बाद बात करते हैं। इसको भी कैटेगराइज किया गया बच्चों 3 भागों में, लीगल सोर्सेज, उसके बाद है लेजिस्लेचर, उसके बाद है जुडिशियल प्रीसीडेंस। यहाँ जुडिशियल प्रीसीडेंस यहां भी है बच्चों। देखिए, लीगल सोर्सेज की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि ले डाउन किए गए हमारे हमारे लेजिस्लेचर के द्वारा, कुछ डायरेक्शंस जो हमारी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, डिफरेंट हाई कोर्ट्स के द्वारा जब स्टेट लॉ में कुछ ऐसा किया जाता है, अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, तो वो भी एक प्रकार के लीगल सोर्सेज में काउंट होते हैं। उसके बाद आता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर हैव अडॉप्टेड different types of the acts, made the different types of the acts which is very important for the people of India. So this डॉक्टर साहब आपको एक बार डिस्टर्ब करना चाहूँ, कैमरा आपका ठीक करिए, यानी आधा चेहरा दिख रहा है। हाँ। मेरा ना वो एक्चुअली क्या है कि जो मेरा जो स्पेक्स है ना, चश्मा, वो उसका जो एक हिस्सा था वो नीचे गिर गया। अब मैं उसको सही करके लगा रहा हूँ, तो थोड़ी सी अब थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बताऊं बच्चे, इसके बाद है जुडिशियल प्रीसीडेंस, मैं आपको ये समझा चुका हूं। उसके बाद हम सोर्सेज की बात करें तो हिस्टोरिकल सोर्सेज आते हैं। हिस्टोरिकल सोर्सेज, जो भी सोर्सेज जो हमारे लॉ की डेवलपमेंट में, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक रात में नहीं बना। उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में उसकी एक बड़ी हिस्ट्री रही है, चाहे वो संसद में बहस हुई है, चाहे उसकी जितनी डिबेट्स हुई हैं, तो ये एक हिस्टोरिकल सोर्सेज का पार्ट है। तो ये एक आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सोर्सेज विद द एकेडमिक लीगल सोर्सेज। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। सेकंड टॉपिक है बच्चों लिटरेचर रिव्यू। ये पहला आपको समझ आया या नहीं आया, सभी बच्चों बताओ। हाँ जी सर, समझ में आया। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, लिटरेचर रिव्यू। हाँ सर, ओके सर, हो गया कंप्लीट। ओके, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? देखिए, जब एक रिसर्च होती है, कोई भी रिसर्च बंदा कर रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है या कोई किसी लिटरेचर का रिव्यू कर रहा है, वो लिटरेचर रिव्यू है क्या? देखिए, लिटरेचर रिव्यू इज ए स्कॉलरली पेपर दैट प्रेजेंट्स द करंट नॉलेज ऑफ ए पर्टिकुलर टॉपिक। द करंट नॉलेज ऑफ ए पर्टिकुलर टॉपिक इज कॉल्ड द लिटरेचर रिव्यू। Literature review are the secondary sources and do not report new and original experimental work. Literature review are the basis for the research in the nearly and every academic field. A literature review discussed published informations in the particular subject area with an certain time period. यानी किसी भी एक रिसर्च को लेकर, यानी कोई भी किसी टॉपिक को लेकर जो आपकी नई इंफॉर्मेशन है, जो आपकी करंट इंफॉर्मेशन है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया को लेकर एक सर्टेन पीरियड में, वो आपका लिटरेचर रिव्यू बनता है।
यानी एक अगर हम एक पेपर लिखने जा रहे हैं, एक या हम थीसिस लिखने जा रहे हैं या डेजिटेशन लिखने जा रहे हैं, तो उस डेजिटेशन का जो लिटरेचर रिव्यू क्या है, जो सर्टेन टाइम पीरियड में जो नॉलेज है वो एक आपका उस टॉपिक को लेकर वो आपका लिटरेचर रिव्यू है। यानी आप क्या सोचते हैं उस टॉपिक के बारे में, उस लिटरेचर के बारे में, उस साहित्य के बारे में आपका क्या रिव्यू है, वो शॉर्ट लाइनों का, चंद लाइनों का आपका लिटरेचर रिव्यू बन जाता है। वो लिटरेचर रिव्यू हैव द 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स। इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं लिटरेचर रिव्यू के? देखिए, पहला तो इट सर्वेज द लिटरेचर, ये एक सर्वे है एक प्रकार का किसी लिटरेचर का, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक सिंथेसिस है, एक इंफॉर्मेशन है एक लिटरेचर की, एक क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन का आलोचनात्मक विवरण है, यानी एक क्रिटिसाइज करके जो हमारे सामने चीजें पेश होती हैं। जैसे कोई एक, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे कोई एक समाचार है कि कहीं की भी न्यूज है, हम न्यूज देखते हैं, तो न्यूज जो चैनल्स हैं उसको एक व्यू तैयार करते हैं, उसका क्या व्यू रहेगा। मान लो आज सारे देश भर में वैक्सीन लग रही है, तो उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यू क्या है, उसके रिजल्ट्स क्या है, तो ये एक प्रकार का एक व्यू है। सर्टेन टाइम सर्टेन पीरियड में एक टॉपिक को लेकर जो इंफॉर्मेशन है वो आपका लिटरेचर रिव्यू होता है। ये भी आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, राइटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? देखिए, एब्स्ट्रैक्ट बच्चों किसी भी एक बड़े टॉपिक का 4-5 लाइनों में जो उसकी संक्षिप्त समरी है, संक्षिप्त समरी को एब्स्ट्रैक्ट बोला जाता है। एन एब्स्ट्रैक्ट इज ए शॉर्ट समरी ऑफ पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड लॉन्ग पैराग्राफ। यानी इफ यू प्रिपेयर, मान लो एग्जांपल के तौर पर आपसे पूछा गया ऐसे में आपसे पूछा गया भी एक ऐसे लिखिए एग्जाम में आपका इन्वायरमेंट को लेकर, तो इन्वायरमेंट के लेकर आप कंक्लूजन लिखते हैं 5-7 लाइनों में, आप उसका एनालिसिस करते हैं, यानी सारे टॉपिक का आपने एनालिसिस किया 5-6 लाइनों में, जिसमें सारी चीजें आप कवर कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट कहलाएगा। इट मींस यानी 300 वर्ड्स और 150 वर्ड, 150 वर्ड और 300 वर्ड्स में आपको ये कंप्लीट करना होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? एन एब्स्ट्रैक्ट शुड बी फुली अंडरस्टेबल, यानी आपको समझ आना चाहिए। जैसे मैं एक पेपर लिख रहा हूं किसी भी जर्नल में, तो सबसे पहले द पब्लिशर्स wants and ask me from an abstract firstly, then you write the things with your paper. So firstly abstract I have to send. तो abstract कैसा होना चाहिए? It should be understandable, यानी आपको समझ आना चाहिए। नेक्स्ट है, it should be completely independent of self-contained context, यानी ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी के नकल कट कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, इट शुड बी ए शॉर्ट समरी ऑफ ए पेपर, ये आपकी समरी है, शॉर्ट समरी है। नेक्स्ट है, आफ्टर रीडिंग द एब्स्ट्रैक्ट ए रीडर शुड हैव वेरी क्लियर आइडियाज व्हाट दे कैन एक्सेप्ट टू रीड द पेपर। फर्स्टली द पब्लिशर विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हाट डू यू वांट एंड व्हाट डू यू एक्सप्रेस इन योर लॉन्ग पेपर। ओके, नेक्स्ट है, ए वेल written abstract make a reviewer like your paper much more. Next है, an abstract provides the reader with the quick review of your essay, यानी वो जल्दी से आपके क्विक रिव्यू दे सकता है आपके ऐसे को लेकर। तो ये है बच्चों राइटिंग ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट। ये आपको समझ आया? यस सर। यस सर। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। ओके सर। बट फॉर्मुलेटिंग ऑफ ए रिसर्च क्वेश्चन। देखिए, रिसर्च क्वेश्चंस क्या, मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं ये सारी चीजें, आप इनको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ये गलत नहीं होगा बच्चों। इंग्लिश से डरना नहीं है हमें, आपने पेपर अच्छे से देना है। आपको कुछ नहीं आ रहा तो रेलिवेंट लिखिए, इररेलिवेंट मत लिखना। मैं ये आपको बता रहा हूं, जो चीज पूछिए उसके सराउंडिंग चीजें लिखनी है आपने, जो सराउंडिंग नहीं है वो नहीं लिखनी है आप, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, फॉर्मुलेटिंग ऑफ ए रिसर्च क्वेश्चन, यानी कोई भी आप रिसर्च करने जा रहे हो किसी भी चीज की, कोई एक टॉपिक या डेजिटेशन या थीसिस कुछ भी लिखना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आपको रिसर्च क्वेश्चंस प्रिपेयर करने होंगे किसी भी टॉपिक को लेकर।
मान लो कोई एक सर्वे करना चाहते हो, किसी भी एरिया का सर्वे करना चाहते हो, कोई सेंसेस आपने इकट्ठी करनी है, तो एक आपको सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चंस उस एरिया के उन लोगों के लिए जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप उन क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करेंगे, वो क्वेश्चंस बनाएंगे, क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे जो कि आपको आगे आकर हेल्प करेंगे। तो ये रिसर्च क्वेश्चंस है, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनमें से एक या दो टॉपिक डेफिनेटली आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है? देखिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी ए सिलेक्टिंग प्रोसेस ऑफ योर थीसिस, यानी आपने क्या मेथड यूज किया है, आपने किस मेथड से आपने उन चीजों को लिखा है, क्या तरीके अपनाए हैं, यानी क्या तरीका, तौर तरीका आपका क्या रहा है एक आर्टिकल को प्रिपेयर करने के लिए, एक पीएचडी को प्रिपेयर करने के लिए, एक डेजर्टेशन को प्रिपेयर करने के लिए, एक सर्वे को प्रिपेयर करने के लिए आपका क्या तौर तरीका रहा है, वो एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट है। रिसर्च मेथोडोलॉजी इज ए स्पेसिफिकल प्रोसीजर एंड टेक्निक्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई, select, process and analyze information about the topic. The methodology allows to reader critically evaluate and overall validity to reliability of the study. Okay, so method is a set of the method used in particular area to the study. How many journals, how many books, how many references books, how many journals, how many types of newspaper, how many types of websites which you have used टू प्रिपेयर योर आर्टिकल और थीसिस और डिसर्टेशन। आपने किन किन चीजों का सहारा लिया है, वो सारी चीजें रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं फॉर्मिंग, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म PLAGIARISM। प्लेगरिज्म का मतलब होता है बच्चों साहित्यिक चोरी। साहित्यिक चोरी जो कि पिछले समय में बहुत सारे लोग यूज करते आ रहे हैं, जिसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं कट कॉपी पेस्ट। यानी किसी की पीएचडी है, उसको कट कॉपी पेस्ट किया, उसके वर्ड्स को यूज किया, उसकी फीलिंग्स थॉट्स को यूज किया और उसको आगे एज ए कंटिन्यू कर दिया। तो इसको बोलते हैं साहित्यिक चोरी। आजकल ये ऑफेंस है, एक एक्ट बन चुका है। अगर किसी की एक जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ते हैं आप, आगे चल के एक सब्जेक्ट आएगा, अगर आप मास्टर्स करोगे या पीएचडी करोगे तो एक सब्जेक्ट है बच्चों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। उसमें एक कानून है। कानून क्या कहता है आपका? हाँ, कॉपीराइट एक्ट, उसी की बात कर रहा हूं। यानी आप किसी की भी रिसर्च को कट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो दैट वुड बी डेफिनेटली ट्रीटेड एज ए ऑफेंस इन द प्लेगरिज्म। तो प्लेगरिज्म इज ए प्रेजेंटेशन टू द अनदर ऑथर्स लैंग्वेज, थॉट्स, आइडियाज, expressions in one's own original work. If I have write something as a paper or a article, different article I have published in different journals. If you have a time after your examination, I will send you my 3 or 4 paper according to very good topics about the enhancement of your knowledge. Then you will definitely read. मैंने environment पे लिखा है, जुडिशियल एक्टिविज्म पे लिखा है, लीगल एड पे लिखा है, बहुत सारे आर्टिकल्स मेरे पब्लिश हो चुके हैं। तो आपको मैं दूंगा पढ़ने के लिए, वो आपकी नॉलेज के लिए बहुत अच्छे होंगे, तो आप मेरे से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्लेगरिज्म इज ए कंसीडर्ड एज ए वायलेशंस ऑफ द एकेडमिक इंटेग्रिटी। तो ये जो एकेडमिक इंटेलेक्चुअल की इंटेग्रिटी है, उसकी अखंडता है, अगर कोई प्लेगरिज्म करता है तो ये डेफिनेटली एक ऑफेंस क्रिएट करता है। तो ब्रीच ऑफ ए जर्नलिस्ट एथिक्स, ये एथिक्स के खिलाफ है। अगर आप भी जाओगे, आप एडवोकेट बन रहे हो, कोई हमारे जैसा प्रोफेसर बनेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो आपके लिए भी, यानी आप किसी के व्यूज को, हाँ, आप उसको कोट कर सकते हो, एज ए साइटेशन मेथड में फुटनोट ले सकते हो। मेरी कोई रिसर्च का पार्ट है, मैंने भी कोई चीजों को लिखा है, मैं पीएचडी हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैंने भी एक अपनी रिसर्च करी है, तो मैं उन चीजों को कोट किया है, यानी उन चीजों को स्थान दिया है। अपनी पीएचडी में भी ये राइटर ने इस नंबर पेज पे अपनी बुक का ये हवाला दिया है। तो ये एक साहित्यिक चोरी में नहीं आएगा। मैंने अगर सेम टू सेम वही वर्ड्स मैंने वही लिख दिए, तो इट कैन बी ट्रीटेड अंडर एज ए ऑफेंस इन प्लेगरिज्म। तो प्लेगरिज्म इज नॉट द इटसेल्फ क्राइम, बट लाइकली काउंटरफेटिंग फ्रॉड can be punished in a court. Definitely can be punished in the person who found as a plagiarism, it can be punished or convicted in the court. Definitely. So it is a violation of the moral rights
of the intellectual or the academic industry. So this is the plagiarism. Next is very important. It can be definitely asked, that is the footnote or the citation method. What is citation method? बच्चों देखिए, आप पेपर देने जाते हो, आप हर पेपर में, मेरी राय है आपको कि आप हर एक क्वेश्चंस में 5-6 केसों का हवाला दीजिए। केस में जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया आपको, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एक केस है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेनका गांधी के, एमसी मेहता के डिफरेंट केस की आपने स्टडी की है, तो लास्ट में एक लिखी होती है बात AIR 1954, AIR 1973 पे सुप्रीम कोर्ट दिस एंड दिस पेज नंबर। ये आप सभी इस चीज के लिए गोन थ्रू हो। तो जो वो नाम के आगे जो लिखा होता है, AIR है, जो भी कुछ लिखा होता है, वो बच्चों उसको बोलते हैं साइटेशन, उसको बोलते हैं साइटेशन। साइटेशन का मतलब यानी वो केस कहां पर दिया हुआ है, वो केस कहां पर बताया गया है, उस केस का हवाला किस में। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जर्नल्स आर देयर विद द सुप्रीम कोर्ट और डिफरेंट हाई कोर्ट्स एज वेल। यानी हर एक हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जर्नल्स होते हैं। तो मान लो आपका केस है, मान लो कोई केस, मैंने आज एजेंट के कंपनसेशन को लेकर आज मैंने एक केस कराया था, तो जैसे कृष्ण लाल वर्सेज बनवारी लाल का कोई केस है, तो AIR 1954 में, AIR का मतलब होता है ऑल इंडिया रिपोर्टर, वो एक जर्नल है, उसके पेज नंबर 629 है। यानी 1954 की AIR देखोगे, उसके पेज नंबर 654 पे जाओगे तो वो केस आपको मिलेगा, वो एक साइटेशन है। ठीक है, इसी प्रकार इसके साथ ही फुटनोट है। फुटनोट क्या होता है, आपने पूरा एक पेज लिखा, उसके ऊपर केस का नाम लिखा, तो पेज के लास्ट में उसके ऊपर अगर स्टार लगा देते हो या डबल स्टार कर देते हो या 1 नंबर लगा देते हो छोटा सा, या 2 नंबर लगा देते हो, उसकी साइटेशन आप बिल्कुल उस पेज के नीचे लिख दोगे, तो वो क्या कहलाएगा, वो रेफरेंस कहलाएगा, वो फुटनोट कहलाएगा, वो साइटेशन कहलाएगी। तो साइटेशन इज ए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और स्पीच विद द प्रेसिस ऑफ पर्संस फॉर समथिंग ब्रेव। अगर आप किसी चीज को कोट करते हो, कोई भी डेफिनेशन और कोई मीनिंग, मान लो किसी राइटर ने, जूरिस्ट ने कोई डेफिनेशन दी है, वो डेफिनेशन कहां दी है, आप उसको कोट करोगे तो नीचे उसका फुटनोट दोगे भी, इस बुक में, जूरिस्प्रूडेंस की इस बुक में इसको कोट किया गया, तो इसको बोलते हैं फुटनोट। रेफरेंसेस भी बोल देते हैं, फुटनोट भी बोल देते हैं, साइटेशन मेथड भी बोल देते हैं। यहां तक समझ आया सभी को? यस सर। आगे क्लियर? हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट बच्चों लास्ट टॉपिक है आपका। हाँ सर। हाँ, ओके, थैंक यू। आगे है बच्चों, लास्ट में है आपका एग्जामिनेशन स्ट्रेटजीज। एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी मतलब क्या होता है, हमारी परीक्षा से संबंधित तैयारी, हमारी क्या नीतियां हैं, परीक्षा को लेकर क्या नीतियां हैं, उसको तैयारी को बोला जाता है एग्जामिनेशन स्ट्रेटजीज। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको ओवरऑल बता देता हूं इसका क्या है। देखिए, अब डिफरेंट टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कोई तो सब्जेक्टिव होता है, कोई सब्जेक्टिव के अलावा आपका होता है, क्या नाम है, ऑब्जेक्टिव होता है, कोई शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, कोई बड़े क्वेश्चंस होते हैं, तो डिफरेंट मोड में आपके पेपर आते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि आपको किस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है वो आप बेहतर जानते हैं। ठीक है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको पहले प्रिपेयर करना होगा। एग्जामिनेशन हॉल से जाने से पहले आप उसके ऊपर कंसंट्रेट करिए, उसको पूरा पढ़िए। पेपर से पहले 2 महीने तैयारी, 2 महीने 3 महीने, यानी मैं तो कहता हूँ रेगुलर स्टडी रखनी चाहिए। उसके अलावा आपको नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए, फिर उसके कंटेंट्स लिखने चाहिए। ये लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। उसी प्रकार आपको कंटेंट्स तैयार करके आपको उसको ब्रीफ अच्छे से करना चाहिए। आपके पेपर में लिखो तो कंटेंट्स को आप हाईलाइट भी कर सकते हो। आपको केस लॉ कोई तैयार करना है तो उस केस लॉ की आप ऐसे तैयार करना है तो 4-5 ऐसे तैयार करिए, उसका इंट्रोडक्शन लिखिए, उसका मीनिंग लिखिए, उसका एस्पेक्ट्स लिखिए। सारी चीजों की तैयारी के साथ आप अगर एग्जाम में जाते हो तो एक अच्छे आप क्वेश्चंस, अच्छे आंसर लिख के आ सकते हो। तो ये आपकी एग्जामिनेशन स्ट्रेटजीज है। ठीक है, तो ये आपकी 5वीं यूनिट कंप्लीट होती है। चौथी और 5वीं यूनिट में से आपका क्वेश्चंस डेफिनेट आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों, आगे चले। अब यस सर। यस सर। कम्युनिकेशन है, रिटन हाँ, next कम्युनिकेशन और ईमेल राइटिंग है, वो भी करने हैं हाँ जी सर। इसके आगे वाले पेज में रिटन कम्युनिकेशन दे रखा है और ईमेल राइटिंग हाँ, दिख रहा है। वो भी मैं बता देता हूँ। रिटन कम्युनिकेशन में आपको वैसे बता चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ। वर्बल कम्युनिकेशन, नहीं बस ये बता दो, ये भी करने हैं सर, ये बता दो बस। हाँ, देखो मेरी बात सुनो, ये टोटल 10 टॉपिक हैं। ठीक है, 10 टॉपिक है आपके इसमें।
जो लास्ट वाली यूनिट है, तो उसमें रिटर्न कम्युनिकेशन मैं करवा चुका हूं, तो मैंने इसलिए अच्छा नहीं समझा कि मैं आपको करवाऊं। मैंने आपको भी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करवाया है ना, उसी का ये पार्ट है रिटर्न कम्युनिकेशन। ओके सर। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों एक लेटर और एक एप्लीकेशंस पे। ये आपके एक ऐसे कैसे लिखना है, एक मैं वो बता रहा हूं आपको, और एप्लीकेशन और आपका लेटर कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूं आपको। फिर मैं अपना ये वाइंड अप करूंगा अपना लेक्चर। ठीक है, अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट्स जो है, इंपॉर्टेंट आपका जो लेटर और एप्लीकेशन है वो पूछा जा सकता है। एक एप्लीकेशन लिखना आपको, मैं आशा करता हूं एक एप्लीकेशन डेफिनेटली वाइस चांसलर को आएगी या आपके कॉलेज के प्रिंसिपल को आएगी। वाइस चांसलर को कोई भी आ सकती है आपके क्या नाम है, आपने अगर कोई आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करवाना है तो वो प्रिंसिपल्स को लिखने के लिए आ सकती है। कोई आपने मार्कशीट और डिग्री इशू करवानी है तो वो वाइस चांसलर को लिखनी आ सकती है। तो मैं आपको तरीका बता देता हूं कैसे लिखनी है आपको। जो बच्चे हिंदी मीडियम के, इंग्लिश जिनको बहुत मुश्किल लगती है, तो मैं उनको 4-5 लाइनें बता देता हूं आपको। वो तो लिखना ही लिखना है आपने, चाहे वो 3-4 लाइनें रट लेना, आपकी एप्लीकेशन गलत नहीं होगी। हम एप्लीकेशन लिखते आ रहे हैं बच्चों स्टार्टिंग से ही। ठीक है, सबसे पहले आप लिखो। सर ग्रुप में डाल देना वो मोस्ट लाइन है। हो बच्चों ये सिंपल है, आप लिख लो। आप अपने पेन कॉपी है तो लिख लो। करवा दो सर, लिख लेंगे। हाँ, ठीक है, सर आप करवा दो, आप ठीक करा रहे हो, बिल्कुल सही करा रहे हो। करवाइए ऐसे हाँ, ग्रुप में तो बच्चों, सर के पास भी काम है तो सारी दे देंगे। हाँ, बीच में डिस्टर्बेंस मत करो, आप सुनते रहो बस। माय बैटरी इज गेटिंग लो, आप जल्दी समझ लो। माय मोबाइल बैटरी इज गोइंग टू वेरी लो। ओके, समझ लीजिए। ठीक है, देखो एप्लीकेशन में सबसे पहले टू के बाद कोमा, टू द जो भी अथॉरिटी, अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं टू द प्रिंसिपल, ठीक है ना, प्रिंसिपल कॉलेज का नाम अगर बताया गया तो लिख देना, अदरवाइज XYZ जो भी है लिख देना। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर। अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हो तो रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैम, मैडम। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है विद ड्यू रिस्पेक्ट। विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट लिखना है आपको। विद ड्यू रिस्पेक्ट के बाद क्या लिखना, 3 चीजें बताऊंगा, तीनों में से कुछ भी लिख देना। या तो लिखना है आई वुड लाइक टू से दैट। अगर आप प्रिंसिपल को करेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो तो वो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, यूनिवर्सिटी जो भी आपका कॉलेज का नाम है, फिर लिखना आपने सब्जेक्ट, SUB डॉट लगा देना या पूरा सब्जेक्ट लिख देना। सब्जेक्ट के आगे लिखोगे आप एप्लीकेशन फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट, या लिख देना है रिगार्डिंग सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट। सिर्फ ये भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद लिखोगे रिस्पेक्टेड सर और मैडम, फिर लिखोगे आप विद ड्यू रिस्पेक्ट। अब मैं एक लाइन बताने जा रहा हूं, वो लिख लेना, वो लिखनी है। पहले हम बच्चे थे तो लिखते थे आई बैग टू से दैट, वो नहीं लिखना है। अब आपने लिखना है आई वुड लाइक टू से दैट, या लिखेंगे दिस इज टू सबमिट दैट, या लिखेंगे इट इज सबमिटेड दैट, या आई वांट टू स्टेट दैट। ये 4-5 लाइनें जो मर्जी लिख देना, लिखनी एक है, 2 नहीं लिखनी है। अगर लिखोगे आई वुड लाइक टू से दैट तो आगे अपने एप्लीकेशन स्टार्ट कर देना, या दिस इज टू सबमिट दैट फिर आगे लिख देना। आई वांट टू स्टेट दैट, ये भी सही है। दिस इज टू सबमिट दैट, ये भी सही है। ओके, आगे चलते हैं। अब सबसे पहले आप क्या हो, आप अपने बारे में बताओगे। सर एक सेकंड सर, ये वुड, आई वुड लाइक टू से दैट, वुड की स्पेलिंग क्या है? ओहो, अरे भाई चुप रहो यार। बच्चों वो आप देख लेना, नेट में देख लेना, नेट पे देख लेना बच्चों, गूगल पे देख लेना। आपके पास नेट है, आप मोबाइल यूज कर रहे हो। स्पेलिंग का टाइम इतना नहीं है बच्चों, इतना टाइम नहीं है स्पेलिंग के लिए। ठीक है, आई वुड लाइक टू से दैट, फिर आप बताओगे आप क्या हो, आप अपने बारे में बताओगे कि मैं क्या हूं। आप लिखोगे आई एम द स्टूडेंट, आई हैव पास्ड द LLB फाइनल ईयर, या लिखोगे आई एम द स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर। आप अपने बारे में बताओगे सबसे पहले, आई वुड लाइक टू से दैट। सर वापस बोलो, आई एम द स्टूडेंट। हाँ, ये सुनो एक बार, बीच में डिस्टरबेंस नहीं है, पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है, बार बार आप स्टॉप करके सुनते रहना। आप बच्चे सुन लेना बाद में, आपको बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं।
आपको घबराना नहीं है। एप्लीकेशन में लिख रहे हो ना आप? हेलो, सर कंटिन्यू आप। हाँ, आई वुड लाइक टू से दैट, आई वुड लाइक टू से दैट लिख सकते हो, ठीक है? ओके सर। ठीक है, आई वांट टू स्टेट लिख सकते हो, ठीक है? और उसके बाद मैंने आपको एक लाइन बताई, दिस इज टू सबमिट दैट भी लिख सकते हो। उसके बाद आप क्या हो, आप अपने बारे में बताओगे, ठीक है? आप अपने बारे में क्या बताओगे भी, आप क्या हो? आप यानी आप स्टूडेंट हो तो लिखोगे आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास LLB फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या थर्ड ईयर, जो भी आपका आगे वाली लाइन लिखनी है आपने, ठीक है? आपने आगे वाली लाइन लिखनी है। फिर आपने लिखना है कि आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और किस चीज के लिए चाहिए। आपको डॉक्यूमेंट चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर आप LLB पास कर चुके हो तो लिखोगे आई हैव कंप्लीटेड माई LLB इन योर कॉलेज, आई हैव कंप्लीटेड माई LLB इन योर कॉलेज, आई वांट टू कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये मैं सब्जेक्ट मैटर की बात कर रहा हूं, जो सब्जेक्ट मैटर आ गया। पहले आपने बताया, रिस्पेक्ट बताई, अब आप क्या कहना चाहते हो? आई वुड लाइक टू से दैट। आप क्या हो? आई हैव पास्ड माई LLB इन योर रिस्पेक्टिव कॉलेज या एस्टीम्ड कॉलेज, ठीक है? उसके बाद आपने लिखना है आपको किस डॉक्यूमेंट की जरूरत है। आई वांट टू कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आई वांट टू कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर द इनरोलमेंट ऑफ माई एन एडवोकेट, यानी मैं एडवोकेट के एनरोलमेंट के लिए मेरे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत है। फिर लिखोगे काइंडली इशू माई सर्टिफिकेट, काइंडली इशू माई सर्टिफिकेट फॉर द एनरोलमेंट ऑफ माई एडवोकेट लाइसेंस। ये लाइन लिख के लास्ट में क्या लाइन लिखनी है? आई विल बी, अब आप, मैंने दोबारा रिपीट करूंगा भाई, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, प्रिंसिपल को लिख रहे हो आप, तो आपने LLB पास कर चुके हो। अगर ये एप्लीकेशन आ जाती है तो आप कैसे लिखोगे? आसान शब्दों में बता रहा हूं, आई वुड लाइक टू से दैट या आई वांट टू स्टेट दैट आई हैव पास्ड माई LLB इन योर एस्टीम्ड कॉलेज, आई वांट कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर द एनरोलमेंट ऑफ माई लाइसेंस ऑफ एडवोकेट। ये लाइन खत्म होगी। फिर फुल स्टॉप लगा के लिखोगे काइंडली इशू माई दिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर द एनरोलमेंट ऑफ माई एन एडवोकेट। नीचे वाली लाइन लिखनी है सभी बच्चों ने, आई विल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू या आई विल बी हाईली थैंकफुल टू यू, आई विल बी हाईली थैंकफुल टू यू, ठीक है? उसके बाद लिखना है नीचे उसके थैंकिंग यू, उसके साथ लिखनी है तारीख। इधर लिखना है आपने योर सिंसियरली। अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हो तो लिखोगे योर सिंसियरली, योर्स सिंसियरली, या योर्स ओबीडियंटली भी लिख सकते हो। जो आप लिखते लिखते आ रहे हो वो गलत नहीं होएगा। योर सिंसियरली, लास्ट में अपना नाम या XYZ जो भी लिख देना, ठीक है? ये तो था एप्लीकेशन। डेट कहाँ पे लिखनी है? डेट थैंकिंग यू के साथ लिख देना। जहां थैंकिंग यू लिखोगे ना, डेट तो पर सब्जेक्ट के साथ आती है ना? नहीं सब, मैं कह रहा हूं गलत नहीं है, सब्जेक्ट के साथ भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो। अब जल्दी से सुन लो बच्चों, मेरी बैटरी जाने वाली है इसकी मोबाइल की। अब आपने लिखना है कोई लेटर। लेटर मैं बता रहा हूं आपको, इंपॉर्टेंट लेटर में है लेटर टू द एडिटर। किसी भी एडिटर को लेटर आ सकता है। एक एडिटर को लेटर लिखिए, आपकी सैनिटरी कंडीशंस हैं जो शहर की है वो खराब हो चुकी हैं, उसके लिए आप एक लेटर लिखिए किसी भी एक एडिटर को, किसी भी पेपर, कोई भी आपका जो क्या नाम है लेटर लिखना है आपने, या लिखना है आपको चेयरमैन को, म्युनिसिपल चेयरमैन को लिखना है जो सैनिटरी कंडीशंस हैं वो खराब हो चुकी हैं। तो आप सबसे पहले राइट हैंड साइड में ऊपर ऊपर लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल, अपना एड्रेस, आपका एड्रेस यानी एग्जामिनेशन हॉल, उसके नीचे डालोगे तारीख। फिर लेफ्ट हैंड साइड में टू नहीं लिखना है, लास्ट इधर जब आप लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो वहां लेटर में टू नहीं आएगा, आप डायरेक्ट लिखोगे द चेयरमैन। टू लगाना हो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द चेयरमैन
जो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसके बाद सर के बाद आप अपना लेटर स्टार्ट करेंगे। लेटर में क्या लिखोगे? अगर आपकी शहर की कंडीशन, सैनिटरी कंडीशन सही नहीं है तो कैसे लिखोगे? आई वुड लाइक टू इनवाइट योर काइंड इंटेंशन फॉर द इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ द आवर सिटी एंड रिग्रेट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो दोबारा कनेक्ट नहीं करोगे सर फिर? बच्चों, उसको अभी तो मैं क्लास ओवर करने वाला हूँ बच्चे। मैं अब बताओ, टाइम बहुत हो गया। हाँ कंटिन्यू सर आपका ठीक कंटिन्यूअस करो। हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, बार बार बता दिया, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेनी है। बच्चे ग्रुप के अंदर रिकॉर्डिंग डाल दी जाएगी। अभी किसने क्वेश्चन पूछा था? बताना मेरे को, कौन है? हाँ लेफ्ट कर दिया उसको, लेफ्ट कर दिया। बार बार ऐसे क्वेश्चन राज करेंगे तो कैसे काम चलेगा? लेफ्ट कर दिया उसको। अच्छा, ओके ठीक है। अब आपने लेटर लिखना है कोई, तो लेटर का आपको सबसे पहले आप बताओगे भी क्या किस टॉपिक को लेकर है। आपकी अगर सैनिटरी कंडीशन, जो शहर की व्यवस्था सही नहीं है, खड्डे बहुत हैं, नालियों का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है ना, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी रुकता है, ये सारी चीजें आप उसमें लिख दोगे। ठीक है, मच्छर बहुत है शहर में, गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है, तो ये सारी चीजें लिख के लास्ट में आप लिखोगे काइंडली लुक काइंडली टू लुक इनटू योर मैटर इन पर्सनली। इसको आप पर्सनली रूप से देखिए। एंड डू नीडफुल बिफोर इट इज टू लेट। इसको जल्दी करते हुए आप अपने पर्सनल ग्रेजुएशन में नहीं है तो उसको पीजी में अगर 45 है तो विद काइंड रिगार्ड्स कर लो भाई, कोई दिक्कत विद काइंड रिगार्ड्स। लास्ट में लेटर खत्म करोगे तो योर्स फेथफुली। अब एक लेटर आएगा आपको, एडिटर को लिखना है। आपने एडिटर को लिखना है भी हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं, लेटर दूं तो एनवायरमेंट पोल्यूशन कौन सी कैटेगरी में होना चाहिए, ठीक है, यानी शोर बहुत आता है, तो उसके लिए एडिटर को लिखना है भी आप अपने न्यूज़पेपर में ये चीजें दीजिए, जिससे कि ये नॉइज पोल्यूशन रुक सके। या यही आपका जो मैंने बताया आपको कि चेयर में आपका जो लेटर, एक एडिटर को लेटर लिखिए कि आपकी सैनिटरी कंडीशन शहर की खराब है, वो अपने पेपर में पब्लिश करे। और ओबीसी है तो 42, तो उसको पब्लिश करे, जिसका ध्यान सरकार का जाए, प्रशासन की तरफ जाए, EWS और वो पेपर में आए, जर्नल है तो उसका न्यूज़पेपर में, जिससे कि उसका ध्यान आए और वो उसको सही करे। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड में ऊपर आपको अपना एड्रेस बताना है। एड्रेस में एग्जामिनेशन हॉल लिख देना, आप अपना एड्रेस लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 45% टू द एडिटर लिखोगे। एडिटर को लेटर में के बाद आपने लिखना है हुआ है क्योंकि आपके टू द एडिटर, जो भी आपका न्यूज़पेपर है, कोई भी लिख देना, राजस्थान पत्रिका, पंजाब केसरी, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून, कुछ भी लिख देना। उसके बाद सर के बाद आपने लेटर स्टार्ट कर देना है। लेटर बताना है, वो वही बातें बतानी है, आपके कंडीशन सही नहीं है सिटी की, काइंडली पब्लिश दिस न्यूज टू योर न्यूज़पेपर फॉर द इंटेंशन ऑफ गुड इंटेंशन फॉर द पीपल, कितना कर लिया एडमिशन, इन द सेक ऑफ द पीपल्स हेल्प्स। लास्ट में विद रिगार्ड्स। अच्छा विद काइंड, थोड़ा धीरे धीरे बोलो ना। तो अमेरिकन भी हैं लेकिन विद काइंड रिगार्ड्स। फीस तो 70% के बाद ही देना। लास्ट में लिखना योर्स ट्रूअली। ठीक है, ये आपका लेटर खत्म हो जाएगा। तो मैं इस बात को मैं आश्वस्त हूं कि आपका एक लेटर आएगा, 31 आ जनवरी सकता है लास्ट लेटर टू द एडिटर, और एप्लीकेशन आएगी आपका टू द प्रिंसिपल और टू द वाइस चांसलर है। ठीक है बच्चों, अब आपको एक लास्ट में छोटा सा बता देता हूं। आपने एक ऐसे कैसे लिखना है, आपको ऐसे कैसे लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पर एक ऐसे आ गया आपका इन्वायरमेंट को लेकर, और आएगा, मैंने 5 ऐसे दिए हैं इंपोर्टेंट, उसमें से आप अच्छे से कर लेना। सर पवन सर से पूछ लेना या धर्मवीर सर से पूछ लेना, मेरे गैस में वो 5 ऐसे हैं, कोई भी एक ऐसे पूछा जा सकता है आपसे। सर वैसे कौन से हैं? ऐसे मैंने बताए हैं, एक एनवायरनमेंट को लेकर है, एक राइट्स इन दिस पैंडेमिक कोविड-19 में जो राइट्स का वायलेशन हुआ है उसके बारे में आ सकता है, साइबर क्राइम के ऊपर आ सकता है, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी को लेकर आ सकता है। तो जो लेटर है, जो ऐसे है, वो लिखना कैसे है, छोड़ के मत आना ऐसे। कोई दोबारा ऐसे छोड़ना नहीं है बच्चों, ऐसे आपको अच्छे से तैयार करके ऐसे आपको लिख, यानी आपको नहीं भी आता है ना तो रेलिवेंट चीजें लिख देना उसमें, रेलिवेंट चीजें जोड़ के भी लिखोगे। हाँ जी, कितने पन्नों का लिखना है? कम से कम 2-3 पेज का तो हो।
2-3 पेज, क्योंकि वो ऐसे अकेला नहीं आएगा, ऐसे के साथ कोई ना कोई चीज जुड़ी होएगी। तो मैं बता रहा हूं 3 पेज कम से कम आपको लिखने हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूं ऐसे कैसे लिखना है। अब मैं एक, अगर आपको ऐसे आ गया, इन्वायरमेंट को लेकर आ गया, जुडिशियल एक्टिविज्म विद एनवायरमेंट को, हमारा जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन है उसके ऊपर कोई ऐसे आ गया, तो आप उसको कैसे लिखोगे? सबसे पहले आपको लिखना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को ब्लैक पेन से या हाईलाइट कर देना, या जैसे उसको बड़ा लिख देना, बोल्ड में लिख देना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बताना भी हमारा एनवायरमेंट क्या है और एनवायरमेंट पोल्यूशन क्या है। 4-5 लाइनें आप इंट्रोडक्शन